नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम इंडियन हिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपी पीएससी ने अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो एचपी पीएससी के सभी प्रीवियस पेपर से मैंने इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। तो आप लेवल चेक कर सकते हो कि एचपी पीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, कुछ डिटेल्स मिल जाएगी। आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो किसी भी एग्जाम की। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर व्हाट्सएप कर देना। बाकी सारी डिटेल्स ऑनलाइन क्लासेस रिलेटेड मैं आपको वहां दे दूंगा। आज तो हम इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जल्दी से आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द एंशिएंट मेडिवल पीरियड इज कॉल्ड। तो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्राचीन मध्यकाल में उत्तर भारत के मंदिर वास्तुकला की शैली कहलाती थी। तो बताइए, जो एंशिएंट और मेडिवल पीरियड था उस समय जो नॉर्थ इंडिया था वहाँ पर जो स्टाइल ऑफ टेम्पल चल रहा था, यानी आर्किटेक्चरल स्टाइल था टेम्पल का, वो किस टाइप का था। द्रविड़ा स्टाइल था, वसेरा स्टाइल था, नगरा स्टाइल था या होसाला स्टाइल था। तो बताइए, नॉर्थ इंडिया में जो स्टाइल चल रहा था एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में, वो आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा था। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है नगरा स्टाइल। अगर आप कभी कांगड़ा गए होंगे तो वहाँ पर अपने मसरूर रॉक का टेम्पल भी देखा होगा, वो किस स्टाइल में बना है, वो नगरा स्टाइल में बना है। तो एंशिएंट टाइम में या मेडिवल टाइम में अगर हम कह सकते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में जो प्रचलित सबसे ज़्यादा जो फेमस स्टाइल था वो कौन सा चल रहा था, वो नगरा स्टाइल ही चल रहा था। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए सेकंड देखते हैं। वेयर वॉज हेल्ड द फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था। तो बताइए कहाँ पर हुआ था, आपको सिंपली जगह बतानी है। तो ढाका में हुआ, कलकत्ता में हुआ, लाहौर में हुआ या कराची में हुआ है। तो बताइए कहाँ पर हुआ था मुस्लिम लीग का जो फर्स्ट सेशन था। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है कराची। अब इसमें आप कंफ्यूज कैसे हो सकते हो, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है उसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी। ढाका तो आपका बांग्लादेश में पड़ता है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ढाका कर देंगे, मगर ऐसा नहीं है। इसकी फाउंडेशन तो ढाका में हुई थी 1906 में, मगर जो इसका फर्स्ट सेशन था वो 1907 में हुआ था। कहाँ पर, कराची में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट सेशन मुस्लिम लीग का कब हुआ था, कराची में 1907 में। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए थर्ड देखते हैं। वेयर वॉज फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इसकी 1920 में स्थापना कहाँ हुई थी। फिर से आपको जगह बतानी है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना किस जगह पे हुई थी। मॉस्को में हुई थी, बॉम्बे में, ताशकंद में या हांगकांग में। तो बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या है। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ताशकंद। अब ये ताशकंद किसकी कैपिटल है, ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। और यहीं पर जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसकी 1920 में स्थापना हुई थी। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी ताशकंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं डाल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं एचपीपीएससी के। तो आप एक बार लेवल चेक करिए, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी चेक कीजिए। फोर्थ है, विच इवेंट अर्न फॉर वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार। तो किस घटना ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो वैसे तो वल्लभ भाई पटेल नाम था, मगर उस इवेंट के बाद उनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार की उनको जो है टाइटल उपाधि मिल गई थी। तो बताइए कौन सा इवेंट था वो। द खेड़ा सत्याग्रह, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद इंडिया, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन या बरदौली सत्याग्रह। तो कौन सा इवेंट था। फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है द बरदौली सत्याग्रह। तो ये बरदौली सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था 1928 में। और इसमें जो फार्मर्स थे उन पे टैक्स लगाया गया था, अनजस्ट टैक्स लगाया गया था। तो उसके खिलाफ जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो उनको यहाँ पर टाइटल मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है, द बरदौली सत्याग्रह। चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, विच इंडस वैली साइट्स आर इन इंडिया। तो भारत में कौन सी सिंधु घाटी स्थल है। तो आपको चार जगह बता रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी दो जगह जो है वो इंडिया में है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। धौलावीरा, राखीगिरी, मोहनजोदारो, घनवरी वाला। तो कौन कौन सी साइट इंडिया में है। जो धौलीवीरा है ये कहाँ पर है, ये गुजरात में थी। और राखीगिरी कहाँ है, ये हरियाणा में थी। बाकी आपकी जो मोहनजोदारो है और ये घनवारी वाला है, ये कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ती है। तो दो ही साइट इंडिया में कौन सी, धौलावीरा और राखीगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिफ्थ का, जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है, यानी 1 एंड 2। जो धौलावीरा और राखीगिरी है ये कहाँ पर है, ये इंडस वैली साइट इंडिया में है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए 1 और 2 है। बाकी दोनों का है पाकिस्तान में, मोहनजोदारो घनवारी वाला का है ये पाकिस्तान में है। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज हेल्ड द आईसीएस एग्जामिनेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो ये आईसीएस परीक्षा है ये पहली बार भारत में कब हुई, आपको ये बताना है। अब आईसीएस क्या हो गया, जो आपकी इंडियन सिविल सर्विसेज है। जैसे आप अगर आईएएस एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हो। वैसे ही ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या होता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज बोलते थे इसको। तो जो आईसीएस लिखा है ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज था, अब तो हम बोलते हैं इसको इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इसकी जो पहली एग्जामिनेशन हुई थी वो कहाँ हुई थी,
इलाहाबाद में, आगरा में, दिल्ली में या वाराणसी में। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है इलाहाबाद। तो जो आपका इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी, इसकी परीक्षा कहाँ हुई थी पहली बार? ये इलाहाबाद में हुई थी। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए सेवन देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, एग्जाम में आए हुए हैं, मगर आप देख लीजिए लेवल जो है वो अच्छा भी है, इजी क्वेश्चन भी है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो आपको पता लग ही रहा होगा कि डीप में पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को, ऐसा नहीं है। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों जो आपकी हिस्ट्री के पार्ट हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और कभी भी क्वेश्चन आंसर के दम पे पेपर नहीं निकलता, डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अभी तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, मगर डिस्क्रिप्टिव तरीके से जब तक नहीं पढ़ोगे ये चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं होने वाली। तो एक बार पहले बुक को रीड करो, फिर ऐसे अगर आप एमसीक्यू देते हो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। सेवंथ है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड कल्हानस राजतरंगिणी इनटू इंग्लिश। तो निम्न में से किसने जो कल्हण की राजतरंगिणी थी उसे अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया था? तो बताइए किसने किया था? सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने, सर ऑरेल स्टीन ने, जोना राजा ने, श्री वारा ने। तो बताइए जो कल्हण की राजतरंगिणी थी इसका इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन किया था, तो बताइए किसने किया था? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है सर ऑरल स्टीन ने। तो सर ऑरल स्टीन ने, इन्होंने जो कल्हण की राजतरंगिणी थी इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी सर ऑरल स्टीन है। चलिए एट देखते हैं। अंडर द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज द विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड। तो निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वो पारित हुआ था? तो बताइए किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। लॉर्ड एलनबरोग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। तो अगर आपको इतना भी पता होगा कि विडो रीमैरिज एक्ट पास कब हुआ था तो आप आइडिया लगा लोगे। जो विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था वो कब हुआ था? 1856 में। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? वही इसका आंसर होगा। तो एट का राइट आंसर क्या है? वो है लॉर्ड डलहौजी। तो इस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो विडो रीमैरिज एक्ट किसके टाइम पे पास हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। कब? 1856 में। एट का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936। तो कहना चाहता है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आपको नाम बताना है उस शख्स का। तो बताइए कौन है? सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय या एस ए डांगे। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है? नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है बी आर अम्बेडकर। तो जो बी आर अम्बेडकर थे इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो है स्थापना की थी। कब? 1936 में। नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी आर अम्बेडकर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट स्ट्रगल इज फेमस विद द टाइटल ऑफ दुंगली चोर या अनियन थेफ्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष है जो डुंगली चोर यानी प्याज चोर जो है उससे उस नाम से प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन सा इवेंट है, कौन सा पीजेंट स्ट्रगल है? बरदोली, खेड़ा, चंपारण या वायाकॉम। तो 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो है खेड़ा। तो जो खेड़ा सत्याग्रह था ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो ये किस नाम से फेमस है? ये दुंगली चोर के टाइटल से भी फेमस है, या अनियन थेफ्ट बोल दो, अनियन थीफ्ट बोल दो, अनियन चोर के, प्याज चोर के नाम से या दुंगली चोर के नाम से ये फेमस है। 10th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी खेड़ा। चलिए 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड नदीतम इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में निम्न में से किस नदी को नदीतम कहा गया है? तो प्रोनाउंसिएशन यही होगी नदीतम। तो बताइए किस रिवर को नदीतम कहा गया है ऋग्वेदा में? झेलम को, रावी को, ब्यास को या सरस्वती को। तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है सरस्वती। तो सरस्वती को ऋग्वेदा में क्या बोला है? नदीतम। 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेदा में नदीतम बोला गया है। चलिए 12 देखते हैं। नेम द रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन। तो 19वीं शताब्दी के उस सुधारक का नाम बताइए जिसे भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक कहा जाता है। तो बताइए किसे कहा जाता है? ये 19th सेंचुरी के जो रिफॉर्मर है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन। तो किसे कहा जाता है? राजा जो राम मोहन रॉय थे, स्वामी विवेकानंद थे, रविंद्रनाथ टैगोर या ज्योतिराव फुल्ले। तो 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है ज्योतिराव फुल्ले। तो जो ज्योतिराव फुल्ले थे इन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये 19वीं शताब्दी के एक रिफॉर्मर हैं। 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी ज्योतिराव फुल्ले है। चलिए 13 देखते हैं। वट नेम वॉज गिवन टू द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पेपर इन द यूएसए। तो जो गदर अखबार थी उसका मुख्यालय कहाँ था? यूएसए में। तो सिंपली पूछ रहा उस मुख्यालय का नाम क्या था? तो बताइए उस मुख्यालय का नाम क्या था? देशांतर आश्रम, युगांतर आश्रम, गदर आश्रम या भारत आश्रम। तो 13th का राइट आंसर क्या है? 13th का जो राइट आंसर है वो है युगांतर आश्रम। तो जो गदर अखबार थी उसका मुख्यालय यूएसए में था, उसका नाम था युगांतर आश्रम। 13th का राइट आंसर ऑप्शन बी युगांतर आश्रम है। चलिए 14 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड द पाबना रिवोल्ट टेक प्लेस।
तो निम्न में से किस क्षेत्र में जो पाबना विद्रोह है ये हुआ था? तो बताइए पाबना विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पंजाब में, गुजरात में, बंगाल में या मालाबार में? तो बताइए पाबना रिवोल्ट यानी पाबना विद्रोह कहाँ हुआ है, आपको जगह बतानी है। 14 का जो राइट आंसर है वो है बंगाल। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लूसेंट की बुक भी पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो एक सिंपल सी बुक ले लेना, चाहे लूसेंट ले लो, अरिहंत ले लो, उसमें आप अगर इंडियन हिस्ट्री है उसको भी बार बार पढ़ोगे तो वहाँ से भी चीज़ें आपकी मैक्सिमम कवर हो जाएगी। तो वो ऐसा है, डिस्क्रिप्टिव तरीके से ज़रूर पढ़ना, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आपको पता नहीं कितने ही मिल जाएंगे, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता लगेगा तब तक उस चीज़ का फायदा नहीं है। 15th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ तमिल रामायणा? तो निम्न में से कौन तमिल रामायण के लेखक हैं? तो बताइए कौन है, आपको उस शख्स का नाम बताना है जिसने जो तमिल रामायण है वो लिखी है, ऑथर है उसके। पाम्पा, पोना, कंबन या राणा? तो ये क्वेश्चन तो मैंने भी एग्जाम में देखा हुआ है, पता नहीं अलाइड के एग्जाम में आया था शायद। 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो आंसर है वो है कंबन। तो बताइए तमिल रामायण जो लिखी है वो किसने लिखी है? वो कंबन ने लिखी है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड रॉन्गली? तो निम्न में से कौन सा जो है वो गलत मिलाया गया है, आपको बताना है कौन सा गलत मिलाया गया है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये 1904 में हुआ है, हाँ जी ये 1904 में ही हुआ है। द हंटर कमीशन 1882 में, हाँ 1882 में ही थी। द वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन ये 1937 में थी, हाँ जी 1937 में थी। द रिपोर्ट ऑफ सैडलर कमीशन ये 1910 में थी, नहीं ये 1910 में नहीं थी। सोलिए का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो सैडलर कमीशन की रिपोर्ट थी 1917 में थी। ठीक है, यहाँ 1910 दिया हुआ है तो ये गलत है। बाकी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये 1904 में हुआ था, हंटर कमीशन 1882 में, वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 में। डी ऑप्शन इसका गलत है, जो रिपोर्ट ऑफ सैडलर कमीशन थी 1917 में आई थी। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 है, हु स्टार्टेड द अहमदिया मूवमेंट? तो अहमदिया जो मूवमेंट है इसका इसको शुरू किसने किया था, अहमदिया आंदोलन को? तो बताइए किसने शुरू किया था? मिर्ज़ा गुलाम आज़ाद, सर सईद अहमद खान, सईद अहमद बरेलवी, राशिद अहमद गोनगोई? तो बताइए किसने किया था? 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मिर्ज़ा गुलाम आज़ाद। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है मिर्ज़ा गुलाम आज़ाद। इन्होंने 1889 में जो आपका ये अहमदिया मूवमेंट है इसे स्टार्ट किया था, कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो अहमदिया जो मूवमेंट है यानी अहमदिया आंदोलन है इन्होंने 1889 में पंजाब में स्टार्ट किया था, किसने? मिर्ज़ा गुलाम आज़ाद ने। 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 18 देखते हैं, of the following leaders of the revolt of 1857 who is not matched correctly with his region? तो आपको बताना है कौन से जो लीडर हैं वो करेक्टली मैच नहीं किए, यानी इन्होंने रिवोल्ट किया था 1857 में, तो आपको बताना है कौन से जो है वो सही जगह पे रिवोल्ट उन्होंने नहीं किया था। जैसे कि बेगम हजरत महल इन्होंने लखनऊ में रिवोल्ट किया था, हाँ जी इन्होंने लखनऊ में रिवोल्ट किया था। आपकी रानी लक्ष्मीबाई होगी, इन्होंने झांसी में रिवोल्ट किया था, ये तो सबको पता है झांसी में इन्होंने किया था। नाना साहेब ने कानपुर में किया था, हाँ जी इन्होंने किया था, ये भी सही है। जो खान बहादुर खान थे इन्होंने मेरठ में नहीं किया था, इन्होंने कहाँ पर किया था? इन्होंने बरेली में किया था। ठीक है, इन्होंने बरेली में रिवोल्ट किया था, तो ये आपका गलत हो गया। खान बहादुर खान का है, इन्होंने बरेली में किया था, मेरठ में नहीं किया था। तो ऑप्शन बी इसका रॉन्ग मैच है। ठीक है, बाकी जो तीनों है वो सही है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था, नाना साहेब ने कानपुर में, और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में रिवोल्ट किया था। खान बहादुर खान ने कहाँ किया था? ये बरेली में गए थे, यहाँ पर मेवात लिखा हुआ है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। चलिए 19 देखते हैं, When was the second civil disobedience movement launched by the Indian National Congress? तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके द्वारा दूसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो शुरू किया गया था, वो कब किया गया था? तो पहला तो आपको बताएं 1930 में किया था, दूसरा कब किया था? 31 में, 32 में, 33 में, 34 में? तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का जो राइट आंसर है वो है 1932 में। तो 1932 में जो सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो लॉन्च की गई थी, बाद में 1934 में तो वापस ले ही लेते हैं, मगर अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कब की थी? 1932 में। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, जैसे कोई भर्ती आती है, कोई फ्री स्टडी मटेरियल होगा, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर देते हैं। तो 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ हमसे जुड़ चुके हैं, तो नीचे लिंक दिया होगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। 20 है, हु मूव द मेन रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट नागपुर इन 1920? तो कहना चाहते हैं 1920 में जो नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन का जो मुख्य प्रस्ताव था वो किसने पेश किया था? तो बताइए किसने पेश किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने, सी आर दास ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी उसे स्टार्ट करने से पहले एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ था 1920 में, तो उसमें जो
प्रस्ताव था उसको स्टार्ट करने का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, वो किसने लाया था? तो 20 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी आर दास। सी आर दास ने ये लाया था। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21। बाय विच एक्ट एन एलिमेंट ऑफ द इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार चुनाव का एक तत्व पेश किया गया था? तो बताइए कौन सा एक्ट था जिससे इलेक्शन का एक एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1902 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? तो बताइए 21 का राइट आंसर क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या हुआ था, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे वो हुए थे, कैसे? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसके, तो वो इंट्रोड्यूस किए गए थे किसकी वजह से? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की वजह से। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 22 है हु प्रोपोनेटेड द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी? तो आपको बताना है इसमें से दलहीन जो लोकतंत्र का विचार था वो किसने जो है वो लाया था, कौन लाए थे उसको? तो जवाहरलाल नेहरू लाए थे, वीर सावरकर, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो इसका राइट आंसर क्या है? पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो आइडिया वो किसका था? 22 का जो राइट आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण का ये आइडिया था पार्टीलेस डेमोक्रेसी का। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23। एटली द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मेड अ स्टेटमेंट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया वुड टेक प्लेस ऑन? तो जो एटली थे उस समय ब्रिटिशर्स के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया था, एक बयान दिया था कि जो भारत है उसे जो सत्ता है वो दी जाएगी। तो कब दी जाएगी उन्होंने डेट फिक्स की थी, तो वो डेट क्या थी आपको बताना है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 30 जून 1947 या 30 जून 1948? तो बताइए जो भारतीय थे उन्हें सत्ता देने का जो प्रस्ताव था, यानी उन्हें दी जाएगी, वो डेट क्या फिक्स की थी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे इटली उन्होंने? तो 23 का जो राइट आंसर है वो है जून 1948। तो 30 जून 1948 को ये उन्होंने बोला था, बोला नहीं था, बोला तो पहले था। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 30 जून 1948 को जो है वो भारत को सत्ता दे दी जाएगी, यानी भारत को पावर दे दी जाएगी, वो भारत जो है वो ब्रिटिशर से फ्री हो जाएगा। तो वैसे तो पहले ही हो जाता है, मगर उन्होंने ये डेट फिक्स की थी, मगर जो हमारे लीडर से वो नहीं मानते, वो कहते भाई जल्दी जल्दी करो, इतना लेट नहीं करना है। तो वैसे जो डिसाइडेड डेट थी वो क्या थी? 30 जून 1948 जो भारत की आज़ादी की डेट थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24। When did the British Prime Minister declared in the British Parliament that transfer of power to responsible India hand will be done by June 1948? तो फिर से वही चीज़ बोलना चाहता है कि जो मैंने आपको बोला कि जून 1948 को जो है वो पावर दे दी जाएगी कंप्लीट इंडिया को। तो ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है यानी इटली थे, उन्होंने कब बोला था? अब पूछ रहा है कब बोला था, और उसमें पहले पूछा था कि वो कब डिसाइड किया था कि पावर है वो इंडिया को मिल जाएगी। तो बताइए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इटली थे, उनने कब बोला था कि जो इंडिया को जून 1948 को पूरी जो है वो सत्ता दे दी जाएगी? तो जनवरी 26 1947 को बोला, फरवरी 20 1947 को बोला, मार्च 20 1947 को बोला, ये जनवरी 20 1947 को? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फरवरी 20 1947। तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे इटली, उन्होंने बोला था कि जो इंडिया है उसे क्या है वो सत्ता दे दी जाएगी, कब तक? 30 जून 1948 तक। पर देखिए एक साल का तरीके टाइम था, तो इंडिया वाले तो बोले नहीं भाई अभी दो, जल्दी से जल्दी, हम और लेट नहीं चाहते। तो जो आज़ादी है वैसे हमारी कब होती है? 15 अगस्त 1947 को, यानी पहले हो जाती है, डिसाइडेड डेट से भी पहले हो जाती है। 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 है अरेंज द फॉलोइंग वॉइसरॉय ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको बताना है कि किसके बाद कौन सा वॉइसरॉय आया है। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं पहले ये देख लेते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड रीडिंग। तो अगर आपको ऐसे भी पता होगा लास्ट हमारे कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। उनसे पहले कौन थे? लॉर्ड वेवल थे। तो लॉर्ड वेवल या वेवल प्लान भी सुना होगा आपने, वो कब था? 1945 में कुछ था। तो ऐसी भी आप आइडिया लगा सकते हो। तो लास्ट में कौन? लॉर्ड वेवल ही होना चाहिए, क्योंकि माउंटबेटन तो यहाँ दिया नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो लास्ट में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर, ऑप्शन सी में यहाँ पर लास्ट है। ठीक है, तो 4 3 1 2, तो लास्ट में कौन है? लॉर्ड वेवल ही थे। तो ऐसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस लास्ट वाले आपको वॉइस याद है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पता लग जाएगा कि ये लास्ट में आएंगे। तो लास्ट में 2 आना चाहिए था, 2 आ रहा है आपका ऑप्शन सी में। चलिए 26 देखते हैं। विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ आर्य समाज मूवमेंट। तो कौन सा जो है आर्य समाज आंदोलन था उसका हिस्सा नहीं था, आपको ये बताना है। तो जो शुद्धि मूवमेंट था, हाँ ये तो पार्ट था। विडो रीमैरिज, ये भी पार्ट था। वुमेन एजुकेशन, हाँ जी ये भी पार्ट था। जो 11 प्रिंसिपल है ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जो आर्य समाज मूवमेंट थी उसमें 11 प्रिंसिपल जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बाकी शुद्धि मूवमेंट, विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन थी। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
चलिए 27 देखते हैं। जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज पास ड्यूरिंग द वर्सुअलिटी ऑफ, जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का। अब डेट भी पूछ लेते कभी कि हाँ ये एक्ट कब पास हुआ था, तो 1878 में हुआ था। तो अब इसमें तो पूछ रहा है कि उस समय वॉइसरॉय कौन थे, तो बताइए कौन थे। लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लेटन या लॉर्ड कर्जन। तो अगर आपने लूसेंट की बुक भी पढ़ी होगी तो उसमें भी सिंपली बता रखा है कौन, लॉर्ड लेटन थे उस टाइम जब द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हुआ था 1878 में पास। तो उस समय वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड लेटन। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 28 है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। तो जो गुलामगिरी पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, तो आपको नाम बताना है। ये जो बुक है गुलामगिरी, इसके लेखक कौन है, स्वामी दयानंद, बी आर अम्बेडकर या महात्मा ज्योतिबाई फुल्ले या स्वामी कृष्णानंद परमहंस। तो बताइए 28 का राइट आंसर क्या है। 28 का जो राइट आंसर है वो है महात्मा ज्योतिबाई फुल्ले। तो एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन कौन है, तो वो भी यही थे जो ज्योतिबाई फुल्ले थे। और ये बुक भी इन्होंने लिखी है गुलामगिरी, तो किसने लिखी है, ज्योतिबाई फुल्ले ने। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप हमें व्हाट्सएप यानी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वहाँ मैं पर्सनली आपको डिटेल्स दे दूंगा, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, जेबीटी कमीशन हो, कोई भी एग्जाम हो हिमाचल प्रदेश का, हम उनकी तैयारी कराते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है 5-5 घंटे। वो लाइव क्लासेस आपको डेली रिकॉर्डेड मिलती है, सारा स्टडी मटेरियल हम देंगे। जैसे ये पीडीएफ है, आपको ऐसी हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी आपको। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिमाचल जी के हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, प्रीवियस पेपर, तो पूरा मटेरियल रहेगा। आपको उसके बाहर कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई भी ऑनलाइन कोचिंग में इंटरेस्टेड होगा तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया, आप व्हाट्सएप कर लेना। बाकी बात ही कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उस विषय में कर लेना। कोचिंग नहीं लेनी होगी तो कोई बात नहीं है, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। क्योंकि जिसने टेस्ट निकालना है वो तो अपने आप भी निकाल देगा, जो मेहनती बच्चा होगा वो तो खुद भी तैयारी करेगा ही करेगा, ऐसे नहीं किसी पे डिपेंडेंट रहेगा। बाकी थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है जब आप कोचिंग लेते हो, बाकी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी चाहे कोई सा भी रास्ता लो। 29 है, इन विच गवर्नर जनरल टेनर द ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड सिंध। तो कह रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो अंग्रेज थे उन्होंने जो सिंध था उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो बताइए किसके कार्यकाल में की थी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड इलोनबोरोग, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंध था उस पर कब्जा कब किया था अंग्रेजों ने, तो 18 शायद 43 में कर दिया था उन्होंने। तो 1843 में उन्होंने कब्जा कर दिया। तो उस समय आपको बताना है कि जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो कौन थे, तो आपका आंसर सीधा निकल जाएगा। तो बताइए 1843 में कौन थे। 1842 से 1844 तक आपके लॉर्ड इलोनबोरोग थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने जब सिंध पे कब्जा किया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड इलोनबोरोग। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 30 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब आपको सीक्वेंस में बताना है कि कौन सी घटना कब कब हुई। जैसे डेथ ऑफ सी आर दास कब हुई, सिमोन कमीशन अपॉइंट कब हुई, तो सबको पता है सिमोन कमीशन 1927 को हुई। ठीक है, अगर ये भी पता होगा, नेहरू रिपोर्ट कब हुई ये भी सबको पता होता है, 1928 में हुई। अब आपको डेथ ऑफ जतिन दास नहीं पता या सी आर दास नहीं पता, तब भी आप आइडिया लगा सकते हो कि 2 और 4 इकट्ठे आना चाहिए, क्योंकि 1927 का 28 आ रहा है तो 2 और 4 इकट्ठे कहाँ आ रहा है, 2 के बाद यहाँ देखिए 3 आ गया, 2 के बाद 4 यहाँ पर इकट्ठे आ रहा है, यहाँ पर 2 और 4 इकट्ठे नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, ऐसे नहीं सब कुछ ही आपको आएगा। तो कहीं का थोड़ा आपको लॉजिकल थिंकिंग भी लगानी पड़ती है कि हाँ ऐसे इसका आंसर आ सकता है। तो बाकी आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। जैसे जो डेथ ऑफ सी आर दास हुई थी ये कब हुई थी, 1925 में हुई थी। तो 1925 में ये हुई थी। जो जतिन दास थे इनकी डेथ कब हुई थी, 1929 में, 1929 में हुई थी। तो 1 2 4 3 ऐसे आपकी डेट तब भी आप निकाल सकते हो, बाकी 2 भी बता दी तब भी आप आंसर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है, अरेंज दीज लेटर मुगल बादशाह क्रोनोलॉजिकली। तो फिर से आपको अब ये जो मुगल बादशाह इनका सीक्वेंस बताना है। तो आपका जो जहांदर शाह है पहले ये आया था, फिर फखरुशाह ये आया था, अहमद शाह आया था, आलमगीर आया था, तो यही सीक्वेंस है 1 2 3 4, यानी एक के बाद एक ही आया है। जहांदर शाह के बाद फखरुशाह ये आया, अहमद शाह है, फिर आलमगीर 2 आया। तो ये सही सीक्वेंस है। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर क्या है 31 का, वो ऑप्शन ए होगा 1 2 3 4। चलिए 32 देखते हैं। पुट दिस एग्रीगेरियन मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द डेट ऑफ देयर स्टार्ट। तो अब आपको सीक्वेंस ही पता होना चाहिए। अब बरदौली जो सत्याग्रह था मूवमेंट था ये कब हुआ था, ये 1928 में हुआ था। खेड़ा कब हुआ था, 1918 में हुआ था। चंपारण कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था। मोपला कब हुआ था, 32 का जो मोपला आपका हुआ था ये कब हुआ था, 1921 में। तो 1921 में ये हुआ था। अब सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, चंपारण आना चाहिए, फिर आपका खेड़ा आना चाहिए,
फिर आपको मोपला आना चाहिए और फिर बरदौली आना चाहिए। तो 3241 कहाँ है 3241? हाँ जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो 32 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो सीक्वेंस आपको ऐसे पता लगेगा, आपको डेट पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कब हुई है, फिर सीक्वेंस में आप लगा पाओगे। 33 है, विच कांग्रेस सेशन सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट फॉर बंगाल इन 1905? तो आपको बताना है जो कांग्रेस थी उसका कौन सा सेशन हुआ था 1905 में, यही बता दो। तो उन्होंने सपोर्ट किया था इसमें जो स्वदेशी मूवमेंट थी। तो कलकत्ता सेशन हुआ था, बेलगांव, कराची या बनारस? तो बताइए 33 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बनारस। तो जो कांग्रेस था उसका कौन सा सेशन हुआ था 1905 में? बनारस, और उसने स्वदेशी मूवमेंट को जो है सपोर्ट किया था। चलिए 34 देखते हैं। अपिको मूवमेंट वॉज लेडेड बाय, तो जो अपिको आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने, पांडुरंग हेगड़े ने, वंदना शिवा ने या अमृता देवी ने? तो 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है वो है पांडुरंग हेगड़े। तो जो अपिको मूवमेंट हुआ था इसका जो नेतृत्व किया था वो पांडुरंग हेगड़े ने किया था। ये कहाँ पर हुआ था? कर्नाटका में। कर्नाटका में हुआ था 1983 में। तो कर्नाटका में ये हुआ था 1983 में, और इसका जो नेतृत्व यानी लीडर थे वो कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 35 देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग हु शॉट डेड कर्जन विली इन लंदन? तो आपको बताना है इनमें से कौन थे जिन्होंने जो कर्जन विली है उन्हें गोली मारकर मार दिया था। तो बताइए किसने मारा था कर्जन विली को? तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमें ऑप्शन क्या क्या देखे। फर्स्ट है मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, चेपकर ब्रदर्स या नन ऑफ दीस? तो उधम सिंह तो ऐसे ही काट दो, इन्होंने जनरल डायर को मारा था, तो एक तो आपका ऐसे ही कट गया। बाकी कर्जन विली को मारा किसने था? वो मारा था मदन लाल धिंगरा ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। हु अमंग द फॉलोइंग इंक्रीज द मनसाब फ्रॉम 5000 टू 7000? तो इनमें से किसने जो मनसाब था, अब मनसाबदारी सिस्टम भी पता होगा आपको किसने लागू किया था, किसके टाइम पे था? तो आप आंसर बता दो कि 5000 7000 तो आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो 36 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर अकबर। तो जो मानसबदारी सिस्टम था ये अकबर ने ही लागू किया था। तो जो इसने 5000 से 7000 बढ़ा था वो किसने? अकबर ने ही बढ़ाया था। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। who appointed the boundary commission in 1947 for delimiting the boundaries of India and Pakistan in Punjab and Bengal? तो पंजाब और बंगाल में भारत और पाकिस्तान की सीमाओं की जो परिसीमन थी उसको 1947 में सीमा की नियुक्त किया गया था। किसने नियुक्त किया था? उस सीमा आयोग को ये पूछ रहा है। तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल इंडिया के? वही नियुक्त करेंगे। तो सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये थे उस समय गवर्नर जनरल इंडिया के। तो इन्होंने ही जो अपॉइंट की थी बाउंड्री कमीशन कब? 1947 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तीन तो होंगे, एक मैच सही नहीं होगा। एक बार नीचे स्टार्ट करते हैं। तो मैडम ब्लवटॉस्की, इन्होंने थियोसोफिस्टिकल सोसाइटी, हाँ जी इन्होंने की थी। विवेकानंदा, रामकृष्ण मिशन, हाँ जी इन्होंने भी किया था। आत्मारंग पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज, हाँ जी इन्होंने किया था। सैयद अहमद खान, इन्होंने देवबंद मूवमेंट इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, तो 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो आपकी देवबंद मूवमेंट है ये मोहम्मद कासिम को उन्होंने स्टार्ट की थी, सईद अहमद खान ने नहीं की थी। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, ये करेक्टली मैच नहीं है। चलिए 39 दिखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको फिर से अब ऑर्डर में लगाना है, आपको डेट पता होना चाहिए। जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है ये कब हुआ, सैडलर कमीशन कब हुआ, इबर्ट बिल कब पास हुआ, स्वदेशी मूवमेंट कब हुई? तो स्वदेशी मूवमेंट तो सबको पता है 1905 में हुई है। जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है कर्जन के टाइम पे हुआ था 1904 में। अब आपका सैडलर कमीशन है, सैडलर कमीशन की जो थी 1917 में हुआ था। ईबर्ट बिल कब हुआ था? ईबर्ट बिल था आपका 1883 में। तो ऐसे आप करके डेट फाइंड कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 39। 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? 40 है, हु लेड द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन ग्वालियर? तो जो 1857 की क्रांति थी उसमें जो ग्वालियर में नेतृत्व किया था, रिबेलियन किया था, वो किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने तो झांसी में किया था, हमने पहले ही पढ़ा था। तांतिया टोपे ने, बेगम हजरत महल ने? तो बताइए किसने किया था? 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का जो राइट आंसर है वो है तांतिया टोपे। तो तांतिया टोपे ने कहाँ किया था? ये ग्वालियर में किया था। जो रेबेलियन का नेतृत्व किया था ग्वालियर में वो किसने किया था? तात्या टोपे ने। 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्नल इन विच बाल गंगाधर तिलक रोट एन आर्टिकल फॉर विच ही वॉज पुट ऑन ट्रायल इन 1908? तो उस पत्रिका का क्या नाम है
जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख लिखा था जिसके लिए उन पर 1908 में मुकदमा चलाया गया। तो पहले तो सबसे पहले कौन सी जो न्यूज़पेपर है वो जो बाल गंगाधर तिलक इन्होंने स्टार्ट की थी, भारत माता, केसरी, संध्या या युगांतर। तो 41 का राइट आंसर क्या है? 41 का जो राइट आंसर है वो है केसरी। तो केसरी इन्होंने स्टार्ट की थी, तो इसी में इन्होंने आर्टिकल दिया होगा, सिंपल सी बात है। तो 1908 में इन पर मुकदमा भी चलाया गया था उस आर्टिकल के लिए, तो केसरी पे इन्होंने दिया था। 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 42 है, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन द ईयर 1906। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी क्वेश्चन पहले भी आया, रिपीट हो गया। तो बताइए किसने जो है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे सारे क्वेश्चन तो आप इजीली आंसर बता दोगे अभी। एम एन रॉय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वी वी गिरी ने या बी आर अम्बेडकर ने। तो बताइए 42 का राइट आंसर क्या है? 42 का जो राइट आंसर है वो है बी आर अम्बेडकर। तो आज के लिए फिलहाल हम इतने क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन तो मैंने सारे ही डाल दिए जितने भी आज तक एचपीपीएससी ने अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो पीडीएफ तो हमारे पेड स्टूडेंट्स को मिलती है जो हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं या स्टडी मटेरियल, या फिर हमारे ऐप के थ्रू कोई कोर्स ले रखा हो आपने। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर एचपी एग्जाम फेयर लिखना है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको हिमाचल के सभी एग्जाम्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको ऐसी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, एचपीजी की हर टाइप की पीडीएफ मिल जाती है, डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ हो चाहे एमसीक्यू पीडीएफ हो। तो सारी पीडीएफ हम वहीं पर देते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हम इसको इतना ही रखते हैं, बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।